नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जिस चैप्टर को लेकर डिस्कशन करेंगे ये चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ये चैप्टर तो देखा जाए स्टैंडर्ड 7 से सभी के क्लास में होता है, मगर ये बेसिकली स्टैंडर्ड 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर 2। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैं इस चैप्टर को फिर से बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैं भी चाह रहा था कि इस चैप्टर पर नोट्स बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो है इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फॉरेस्ट, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसके बाद है फॉरेस्ट लाइफ डिप्लेशन और हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। बेसिकली यही टॉपिक्स को लेकर इस चैप्टर को हम लोग को करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। हम लोग सभी को जानते हैं कि फॉरेस्ट का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ हमारे ही नहीं, जो बायोस्फीयर बना है, बायोस्फीयर में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही बायोस्फीयर बना है। बायोस्फीयर बना ही है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के मिक्स से, और बायोस्फीयर ही वैसा कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर पाए। तो बायोस्फीयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है फॉरेस्ट। चलिए देखते हैं। हम लोग डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ह्यूमन बींग हो चाहे कोई भी एनिमल हो, फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, फॉरेस्ट हम लोग को फ्रेश एयर देता है। दूसरा, फॉरेस्ट सॉइल इरोजन से बचाता है, क्योंकि जो ट्रीज़ के ये रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं और वो इरोज होने से बच जाता है, बारिश के पानी से धुलने से बच जाता है। थर्ड थिंग है, फॉरेस्ट एक हैबिटेट देता है बहुत सारे जानवरों को भी और पेड़ पौधों को भी। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट वुड देता है, फॉरेस्ट टिम्बर देता है और फॉरेस्ट बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को देता है, जैसे हनी हो गया, मशरूम हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। आप लोग लिख सकोगे कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फॉरेस्ट कॉजेज रेन, फॉरेस्ट प्यूरिफाइज द एयर, तो और भी बहुत सारे, एंड ऑल्सो फॉरेस्ट रिचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब आप लोग लिख सकते हो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन इकोलॉजिकल सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा और फौना को लेकर अक्सर बच्चों लोग में कन्फ्यूज़न रहता है। फ्लोरा किसको कहते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, इसको फ्लोरा कहते हैं। और फौना हो गया ऑल द एनिमल्स ऑफ दैट एरिया। बेसिकली फ्लोरा एंड फौना प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लोरा ये सभी प्लांट्स को लेकर है और फौना सभी कैटेगरी के एनिमल्स को लेकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये है, इट इज़ द बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। ये बहुत बार एक नंबर का पूछा गया है। एक्सपैंड IUCN या राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके हिसाब से हमने नहीं, IUCN के हिसाब से ये जितने भी एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज है उनको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में, जितने भी प्लांट और एनिमल के स्पेसीज है। फर्स्ट कैटेगरी है नॉर्मल स्पेसीज, सेकंड है एंडेंजर्ड, थर्ड है वल्नरेबल, 4 है रेयर, 5th है एंडेमिक और 6th है एक्सटिंक्ट स्पेसीज। तो ये स्पेसीज प्लांट एनिमल्स दोनों का है और दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं नॉर्मल स्पेसीज से। तो नॉर्मल स्पेसीज किसको कहेंगे? तो नॉर्मल स्पेसीज those species whose population level are considered to be normal for the survival, like cattle, साल, पाइन, rodents like that। जैसे कैटल्स का पॉपुलेशन सही है, ये जो पेड़ है साल ट्री है, ये जो पाइन ट्री है, इन सब का पॉपुलेशन बहुत सही है। ये जो rodents हो गए जिसमें रैट्स आ जाएंगे, स्क्वेरल्स वगैरह आ जाएंगे, इन सब का पॉपुलेशन बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन लेवल तक है। तो ये नॉर्मल स्पेसीज में आएंगे। नेक्स्ट है ये जो एंडेंजर्ड स्पेसीज हो गया, ये एंडेंजर्ड स्पेसीज का हो गया दोज स्पेसीज
विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये विलुप्त होने के कगार में है। लाइक ये ब्लैक बग हो गया, ब्लैक बग मतलब ये हिरन का एक कैटेगरी है, काला हिरन भी कहते हैं। क्रोकोडाइल्स हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मकाक, ये शंघाई है, ब्राउन एंटल्ड डियर इन मणिपुर का ये डियर है। तो ये जो है ये सभी एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब है इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है और ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल का मतलब ज़रा सा समझेंगे। These are the species whose populations are declined to levels and likely to be in endangered category। मतलब ये जो वल्नरेबल है, वल्नरेबल को अगर हम लोग कैसे समझाएंगे कि ये हो गया नॉर्मल और यहाँ पर आएगा वल्नरेबल और यहाँ पर आएगा एंडेंजर्ड। ज़रा सा समझिए, नॉर्मल का मतलब है इतना पॉपुलेशन है कि कोई दिक्कत नहीं, वल्नरेबल का मतलब इनका पॉपुलेशन नॉर्मल से नीचे आ गया है। अगर नॉर्मल से जब पॉपुलेशन नीचे आ जाए तो वो कैटेगरी वल्नरेबल हो जाता है, और वल्नरेबल कैटेगरी का पॉपुलेशन को अगर सही ढंग से सुधारा नहीं गया तो ये एंडेंजर्ड में हो जाएगा और अंत में एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक्सटिंक्ट एक ऐसा कैटेगरी है, इसका मतलब विलुप्त हो जाना और बचा ही नहीं, तो ये विलुप्त होने के कगार में आ जाएगा। वल्नरेबल का मतलब है अभी भी, मतलब इनका पॉपुलेशन इतना गिरा हुआ है, मतलब अभी भी एंडेंजर्ड कैटेगरी तक नहीं पहुंचा है, मतलब नीचे हो गया मगर डेंजर जोन में अभी तक ये लोग एंटर नहीं किए हैं। तो ये वो स्पेसीज हैं विच आर लाइकली टू बी इन एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर, जैसे ब्लू शिप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गैंगेटिक डॉल्फिन्स हो गए। तो ये वल्नरेबल हो चुके हैं, नॉर्मल से नीचे आ गए हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूसली इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होता रहा तो ये बहुत जल्द वल्नरेबल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो जस्ट बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, या फिर व्हाट इज़ द वल्नरेबल कैटेगरी या व्हाट इज़ एंडेंजर्ड कैटेगरी, दोनों में फ़र्क क्या है। तो वल्नरेबल क्या है कि वो नॉर्मल से नीचे आ गया है मगर अभी तक डेंजर लेवल तक पहुंचा नहीं है, और एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है, बहुत जल्द वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये चारों को याद रखिएगा, नॉर्मल, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। आई होप आप लोग के मन से ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। नेक्स्ट स्पेसीज है, ये है रेयर स्पेसीज। नाम से ही पता चलता होगा, स्पेसीज विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate। मतलब ये ऑलरेडी बहुत रेयर है, इनका पॉपुलेशन शुरू से ही बहुत कम है, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ये डेजर्ट फॉक्स है, ये नॉर्मल फॉक्स नहीं है, डेजर्ट फॉक्स है, और ये एक चिड़िया है, इसका नाम है हॉर्नबिल। तो ये ऑलरेडी रेयर स्पेसीज है, इनके पॉपुलेशन ही शुरू से ही बहुत कम है, लेकिन अगर इनका जो जीने का, जो सर्वाइव करने का फैक्टर्स है, अगर वो फैक्टर्स कम होता गया तो ये बहुत जल्द वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, और वल्नरेबल के बाद तो सीधा एंडेंजर्ड कैटेगरी ही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है एंडेमिक स्पेसीज। तो एंडेमिक स्पेसीज क्या है? दीज आर द स्पेसीज विच आर फाउंड ओनली इन सम पर्टिकुलर एरिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन में 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन एंडेमिक स्पेसीज। तो एंडेमिक स्पेसीज में सिर्फ वही स्पेसीज आएंगे जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, ये बाकी सभी जगह पाए नहीं जाते। जैसे अंडमान टील, ये सिर्फ अंडमान में पाया जाता है। निकोबार पिजन, ये पिजन दिखता भी बड़ा डिफरेंट है, कलरफुल होता है, ये सिर्फ निकोबार आइलैंड में ही पाया जाता है। अंडमान वाइल्ड पिग, ये भी सिर्फ अंडमान में ही पाया जाता है। और ये मिथुन है, ये गाय है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, एक गाय का कैटेगरी है। तो ये एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, लास्ट हो गया एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ये नाम से ही पता चलता है विलुप्त स्पेसीज, ये गाय और ये नहीं पाए जा रहे हैं, धरती पर इनको और नहीं देखा गया है। दीज स्पेसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। ये है एशियाटिक चीता और ये पिंक हेड डक। अब ये नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है।
आई होप आप लोग को ये 6 कैटेगरी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट जिस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ये टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है 10th के बोर्ड के एग्जाम में 100% इससे एक नए क्वेश्चन ज़रूर होता है कि व्हाट इज़ द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये टॉपिक को मैंने पॉइंट और क्वेश्चन में दिखाया है। व्हाट इज़ द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो डिप्लेशन का मतलब होता है हनन, नष्ट करना, बर्बाद करना। तो फ्लोरा एंड फौना को नष्ट करने का कारण क्या क्या है बेसिकली, तो वो रीज़न है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा कंजप्शन करना, एंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इन सब चीज़ों का एक्सपेंशन। और तीसरा है लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं उसके चलते भी हमारा जो फ्लोरा और फौना है उनका डिप्लेशन हो रहा है। अब हम लोग इसको ब्रीफली देखेंगे कि कैसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What are the negative factors that causes such fearful depletion of the flora and fauna? तो क्या क्या नेगेटिव कॉजेज हैं, वो क्या क्या नेगेटिव रीजंस है। तो फर्स्ट है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग द ह्यूमन नीड्स सच एज वुड, बार्क, लीव, रबर, मेडिसिन, डाई, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर। ये सभी चीज़ों का एक्सेसिव कंजप्शन करना, उस एक्सेसिव कंजप्शन के चलते जो हम लोग हमारे आसपास के नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये दिख रहा होगा, ये जिस तरीके से बेहिसाब काट रहे हैं, किसी को लकड़ी के लिए काट रहे हैं, किसी को बार्क के लिए काट रहे हैं, किसी को लीव्स के लिए काट रहे हैं, किसी से रबर के लिए, मेडिसिन के लिए। ये सभी चीज़ों के लिए जो एक्सेस कटिंग हो रहा है, एक्सेस नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद किया जा रहा है, उसके चलते भी फ्लोरा एंड फौना डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। ये जो दिख रहा होगा, ये जो रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, अल्टीमेटली एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, ये जितना भी दिख रहा होगा, ये रेलवे का एक्सपेंशन, ये दिख रहा होगा एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, ये माइनिंग एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रहे हैं ये। नेक्स्ट है लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, जिसमें खुद 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लगा। ये जो डैम बड़े हैं, ये जितने भी एक्सपेंशन हुए हैं प्रोजेक्ट्स का, चाहे रेलवे लाइन बिछाना है तो भी जगह चाहिए, तो वो जगह कहाँ से मिलेगा, जंगल को काट कर मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड बनाना है तो भी जगह चाहिए, वो जगह कहाँ से मिलेगा, जंगल से मिलेगा, क्योंकि ज़मीन तो बन नहीं सकता है। हाँ, जिस ज़मीन पर जंगल उगे हुए हैं उस जगह को साफ करके उसको एग्रीकल्चर लैंड में बदला जा सकता है। थर्ड है माइनिंग एक्टिविटीज़। यहाँ भी पहले जंगल ही था, अब सबको साफ करके यहाँ से खोद के मिनरल्स वगैरह निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है ये दिख रहा होगा, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रहे हैं, चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इसके चलते भी कभी इस जगह पर पहले बीहड़ हुआ करता था या जंगल झाड़ हुआ करता था, कुछ साल के अंदर वहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेज वगैरह दिख रहे हैं। ये डैम्स वगैरह जो होता है, नदी किनारे आमतौर पर जंगल होता है, मगर वो बड़ा बड़ा जंगल को दिख रहा होगा 40,000 हेक्टेयर, ये मतलब बहुत बड़ा होता है एरिया। तो इन सब का एक्सपेंशन मतलब ये सभी जगह पर जो इन सब जगहों का विस्तार हो रहा है, इसके चलते भी हमारा फ्लोरा एंड फौना, प्लांट एंड एनिमल लाइफ नष्ट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। 100% आपको ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप ये 3 पॉइंट्स ज़रूर लिखेगा कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे एंड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और इन तीनों पॉइंट्स को मैंने तो 2 लाइन में डिफाइन किया है, आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा 4-5 लाइन में, तो हंसते हुए आपको 5 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। चलिए, ये तो हमने देखा डिप्लेशन, हमारा नेचुरल रिसोर्स को डिप्लेशन कैसे किया जा रहा है, कैसे बर्बाद हो रहा है। तो सरकार अब क्या कर रही है, बेसिकली ये क्वेश्चन के रूप में मैंने दिया है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ज़रूर आता है, ज़रा सा ध्यान से इसको समझिएगा कि गवर्नमेंट का रोल कहाँ कहाँ पर है। बेसिकली द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया फॉर प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स एंड ऑल द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज वाज पब्लिश्ड, जिसमें
जंगल हैबिटेट मतलब जानवरों के जंगल, जहाँ वो नेचुरल सराउंडिंग जहाँ वो रहते हैं उसको, और जितने भी प्रोटेक्टेड स्पेसीज हैं उन सब के बचाव के लिए 1972 एक्ट या कानून को लागू किया गया। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कुछ खास स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986। 1980 और 1986 एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें सेवरल 100 बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इन सब को ऐड किया गया है और ये सब प्रोटेक्टेड स्पेसीज में आ गए हैं। तो इन ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वेर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट एंड स्टार्टिंग विथ 6 स्पेसीज। ये आते आते 1991 में अब प्लांट्स को भी ऐड किया गया जिसमें लगभग 6 स्पेसीज को शुरुआत में ऐड किया गया है। तो ये थे इंडियन गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या कदम लिए गए हैं। तो खासकर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, कानून बनाएगी और कानून को सख्ती से पालन करवाएगी, तभी ये प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज को बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। तो बहुत बार पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को किस किस कैटेगरी में कैसा कैसा बांटा गया है। अब हम लोग उसको देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर का ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ से भी 3 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है। फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। हम लोग इसके डिफरेंस को देखेंगे। रिजर्व फॉरेस्ट है दोज फॉरेस्ट दैट एंजॉय द जुडिशियल प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन लीगल सिस्टम। रिजर्व फॉरेस्ट को कहते हैं जो जुडिशियल प्रोटेक्शन के अंडर आता है और वो लीगल सिस्टम के अंडर आता है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट इन इंडिया डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर 50% दिया है। आपके बुक में कंप्लीट नहीं दिया है, सिर्फ यही लाइन है कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट इन इंडिया डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। मैंने इसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है ताकि आपके मन में डाउट ना रहे, क्योंकि आपके बुक में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का डिफरेंस दिया ही नहीं है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा एग्जाम में पूछा गया है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, बेसिकली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज एन एरिया विच इज़ अ रिजर्व फॉरेस्ट। कंफ्यूज नहीं होना, और कंफ्यूज के हालत में मुझे दोष मत देना, क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट में मानते हैं और रिजर्व फॉरेस्ट को जुडिशियल प्रोटेक्शन और लीगल प्रोटेक्शन के अंडर मानते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। बस पहले समझ लीजिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया एज फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लगभग 33% फॉरेस्ट एरिया को रखा गया है और 50% को रखा गया है रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में। और लास्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व और प्रोटेक्टेड कैटेगरी। दीज फॉरेस्ट बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। ये सभी के लिए है, नाम से ही पता चलो अनक्लास्ड। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड में फ़र्क क्या है, ये आपके सीबीएसई के बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है। ये देखिए रिजर्व और अनक्लास्ड का, रिजर्व और प्रोटेक्टेड का क्या फ़र्क है उसको ज़रा समझेंगे। इन रिजर्व फॉरेस्ट natural habitats has been given to a high degree of protection against any kind of hunting। high degree of protection मतलब जुडिशली और लीगली यहाँ पर अगर इस एरिया में ना आप जा सकते हो, ना लकड़ी काट सकते हो, ना हंटिंग कर सकते हो, किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी इस एरिया में अलाउड नहीं है। जो भी रिजर्व फॉरेस्ट होता है उसके अंदर किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। अगर आप जाते हो या कोई भी जाता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा और कानून के तहत उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है। इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट समटाइम्स द लोकल कम्युनिटी हैज़ गॉट द राइट फॉर एक्टिविटीज लाइक हंटिंग एंड गेजिंग एज दे आर लिविंग ऑन द फ्रेंचेस ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज दे सस्टेन देयर लाइवलीहुड होली और पार्शियली फ्रॉम द फॉरेस्ट रिसोर्सेज और प्रोडक्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सिर्फ वही ट्राइबल कम्युनिटी, वही विलेज ग्रुप, वही लोकल ग्रुप जो
उस जंगल में रहते हैं और उनका जीवन पूरी तरीके से उस जंगल पर आश्रित होता है, उन्हें ही कुछ परमिशन दिया जाता है कि वो छोटी मोटी हंटिंग कर सके, अपने जानवर को ग्रेजिंग करा सके और फिशिंग वगैरह छोटा मोटा एक्टिविटी वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बरसों से करते आ रहे हैं और उसी के ऊपर ये लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ये लोग फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यही फ़र्क है रिजर्व और प्रोटेक्टेड में। रिजर्व में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है और प्रोटेक्टेड में ह्यूमन एक्टिविटी कुछ हद तक अलाउड होता है, बट विद इन द परमिशन और विद इन द सुपरविजन ऑफ द डिपार्टमेंट। बस ये ध्यान रखिए, ये हमारे बुक में एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ भी नहीं है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भाई रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में फ़र्क क्या है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब एक कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, मतलब हमारे देश की कम्युनिटी ने खुद से क्या क्या किया, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। रोल ऑफ कॉमन पीपल इन द कंजर्वेशन, हमारे देश में ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लोगों ने मिसाल खड़ा किया है भाई फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट द माइनिंग बाय साइटिंग द होल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन लोगों ने माइनिंग एक्टिविटीज़ को ही बंद करवा दिया। ये बहुत फेमस हुआ भी और गवर्नमेंट ने इस पहल का सराहना भी किया और सपोर्ट भी किया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा माइनिंग एक्टिविटी बंद करवा दिया। ये राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। इन लोगों का मानना था कि भाई इससे माइनिंग के चलते टाइगर्स को प्रॉब्लम हो रहा है और सिर्फ टाइगर्स को नहीं, पूरा का पूरा वहाँ का सिस्टम, फ्लोरा एंड फौना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसलिए पूरा का पूरा गांव खड़ा हुआ और इन लोगों ने पूरा का पूरा माइनिंग एक्टिविटी को बंद करवा दिया। तो एक बहुत बड़ा मिसाल है ये। नेक्स्ट है द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस ऑफ द अलवर, ये भी दूसरा राजस्थान का ही है। अलवर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर। दे हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरव देव दाकव सेंचुरी। इन लोगों ने 1200 हेक्टेयर ज़मीन को भैरव देव दाकव सेंचुरी के नाम से इन लोगों ने खुद डिक्लेयर कर दिया है और साथ ही साथ विलेज के लोग सामने आए हैं। इन लोगों ने अपने खुद रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जिसमें ये लोग खुद ना हंटिंग करेंगे ना करने देंगे और फॉरेस्ट को बचा कर रखेंगे, वहाँ के नेचुरल स्पेसीज को बचा कर रखेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा माने लोकल कम्युनिटीज़ की ओर से उठाया हुआ कदम है जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है द फेमस चिपको आंदोलन। हम लोग जानते हैं, चिपको मूवमेंट जानते हैं, ये हिमालय के जंगलों में किया गया था 1974 के आसपास में, जब बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ों को काटा जा रहा था की बात है। इस समय उस लोकल विलेज कम्युनिटी ने इस तरीके से खुद को पेड़ के साथ चिपका कर पकड़ लेते थे ताकि पेड़ को नहीं काटने देते थे, क्योंकि इनको पता था कि इन पेड़ों की क्या वैल्यू है। इन लोगों ने ये काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इन लोगों ने पेड़ों के स्पेसीज को बचाया और अल्टीमेटली पेड़ बचे रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ स्पेसीज भी बचा रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया इन द हिमालयस। दिस वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रजिस्ट deforestation in several areas. This movement has also resulted in community afforestation. Next है farmers and citizens group like बीज बचाओ आंदोलन in टेहरी and नवदान्या। इन लोगों ने एक गजब का मिसाल शो किया। ये उस समय की बात है जो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करके और HYV सीड्स यूज़ करके जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी है उसको बढ़ाते हैं। और इन लोगों ने बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल करके इन लोगों ने दिखा दिया कि नेचुरल तरीके से, हर्बल तरीके से भी प्रोडक्शन को बहुत लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया और एक सक्सेसफुल आंदोलन रहा जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक एडिक्वेट लेवल पर डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को प्रोडक्शन किया जा सकता है विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, और ये इकोनॉमिकली भी वायबल है और ये इकोनॉमिकली भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से जो लोकल लोगों का, लोकल कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं
जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सकता है। ये हमारे भारत के बहुत कुछ कुछ जगह का ये एग्जाम्पल है। अगर सभी जगह ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तब तो भाई फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पूरी तरीके से बच ही जाए। इस चैप्टर में बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को ज़रूर काम आएगी, आप लोग का हेल्प भी करेगी। नेक्स्ट मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे कोई मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ नए चैनल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।